नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 3 में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का, एंड रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट्स। यू हैव अलोंग, अक्रॉस, अमंग एंड बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, लेकिन दो के बीच में, यानी दो के सेंस में। अमंग मोर देन टू। अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड या फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एंड अलोंग का मतलब होता है साथ या फिर किनारे किनारे, दोनों मीनिंग है। तो एक्चुअली रोहन जो है वो बड़ा ही पॉपुलर है अपने क्लासमेट्स के बीच। योर आंसर विल बी अमंग, नॉट बिटवीन। अक्रॉस एंड अलोंग तो होगा ही नहीं। तो बहुत ही आसान फिल इन द ब्लैंक था प्रेपोजिशन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम सेक्शन का है, सेल लाइक हॉट केक्स। सिंपल सा बात है, हॉट केक्स की तरह बिकना, इसका मतलब है सेल वेरी फास्ट। एक्चुअली जैसे आपने दुकान खोला, बहुत सारी सामान आपने लाया, अब आपको लग रहा है कि अचानक ये सामान बिक जाता, मतलब सेल वेरी फास्ट, ऐसा सेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट वन ग्रामेटिकल एरर का है, वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। यही प्रॉब्लम है, इन द टाइम गलत टर्म है, आपको लेना चाहिए था एट द टाइम या फिर एट अ टाइम। सो आप एट द टाइम यूज कर सकते थे। क्लियर है? और यही होगा, आंसर भी यही है, एट द टाइम होना चाहिए। इन द टाइम यहां पे एक्सप्रेशन गलत है। ओनली वन थिंग, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फोकस ऑन, ये भी सही है, क्योंकि मॉडल वर्ब शुड है और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं था। फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट द टाइम या फिर एट अ टाइम, ये भी कर सकते हैं। तो इस पार्ट में प्रॉब्लम था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, वी वॉच द वर्कमैन टू बी रिमूविंग द डैमेज टाइल्स। अब आप सिंपल सा सोचो, इसमें आपने एक वॉच्ड वर्ब लिया है और वर्ब के बाद अगर वन सेकेंड वर्ब आता है तो वो जेरंड फॉर्म में होता है। तो ये लग रहा है कि रिमूविंग तो ठीक है, लेकिन टू बी रिमूविंग गलत है। टू बी रिमूव्ड हो सकता था, लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन है, उसी में से एक ऑप्शन सुटेबल है। तो एक रूल आपको याद रखना चाहिए, अगर किसी सेंटेंस में लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, ऑब्जर्व, इन शब्दों का अगर यूसेज है तो आपको यह देखना है कि अगर ये सेंटेंस एक्टिव में यूज हो रहा है, एक्टिव वॉइस में अगर ये सेंटेंस यूज हो रहा है तो ये इंफिनिटिव लेता है। इट टेक्स इंफिनिटिव विदाउट टू, ये याद रखना है कि ये अपने साथ इंफिनिटिव तो लेगा लेकिन विदाउट टू लेगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 2 + V1 में से 2 नहीं आएगा, ओनली V1 आएगा। देखिए आपने यहां पे एक वर्ड देख लिया, वॉच रखा गया है ना, तो वॉच, वी वॉच्ड सिंपल सा है, तो आप 2 रिमूव लेते, लेकिन यहां पे वी वॉच्ड के बाद सेंटेंस का टर्म इंफिनिटिव विदाउट टू आएगा, तो यहां से तो ये ऑप्शन गया, 2 रिमूविंग ऑप्शन गया, आंसर हो जाएगा रिमूव ओनली। इट मीन्स वी वॉच्ड द वर्कमैन रिमूव द डैमेज टाइल्स, सिंपल सा। तो ये शब्द याद रखना है, लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, ऑब्जर्व, फिल, ये सारे शब्द हैं। जैसे आप सेंटेंस ऐसे लिखोगे, आई शॉ हिम, तो यहां पे कर सकते हैं वॉच टेलीविजन, क्लियर है, या फिर वॉचिंग टेलीविजन भी कर सकते हैं, लेकिन टू वॉच या टू वॉचिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो वर्ब आएगा वो विदाउट टू आएगा, इंफिनिटिव आएगा लेकिन विदाउट टू आएगा। तो ये थोड़ा सा रूल से ये रिलेटेड टर्म था। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, विटी एंड क्लेवर, ये दोनों सिनोनिम्स है। वन हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो उसको विटी भी नहीं बोल सकते और क्लेवर भी नहीं बोल सकते। विटी का मतलब होता है जो इंसान काफी क्लेवर हो, एंड क्लेवर वे, यूजिंग वर्ड्स इन क्लेवर वे, दैट इज द विटी। तो ये तो आंसर होगा नहीं, इंटेलिजेंट होने से रहा। योर आंसर विल बी बुक ऑन, है ना। अ पर्सन हु likes
रीडिंग, है ना, रीडिंग बुक्स वेरी मच, वैसा पर्सन जिसको रीडिंग करना बहुत ही अच्छा लगता हो और बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हो, उसे हम बुक ऑर्म बोलते हैं। आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में 3 सही है और 1 गलत है। तो इंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग तो सही है, प्रोसिक्यूटर का भी सही है, कॉन्ट्रैक्टर का भी सही है। आपका जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो है कंपेटिटर, है ना, इसकी स्पेलिंग पीई होता है, पीआई रख दिया है। क्लियर है? तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। प्रोसिक्यूटर होता है अ लॉयर जो किसी क्लाइंट के अगेंस्ट केस को लड़ता है ना, कोर्ट में, उसे हम प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। एंड इंस्ट्रक्टर क्या होता है? फिटनेस इंस्ट्रक्टर, जो फिटनेस की सलाह दे, या वो वैसा कोई भी कार्य जिसमें एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो गाइड करता है, तो वो इंस्ट्रक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर तो पता है आपको, ठेकेदार को बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफेरियर सब्सटेंस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब आप सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में कुछ अलग चीजों को मिला देते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? एडल्टरेट बोलते हैं, है ना, मिलावट कर देना। एडजुडिकेट क्या होता है? एडजुडिकेट मतलब होता है निर्णय देना, है ना, एक ऑफिशियल जज के द्वारा जो निर्णय दी जाती है उसे हम एडजुडिकेट बोलते हैं। जैसे 2 व्यक्ति के बीच में डिसएग्रीमेंट है किसी बात को लेकर के, वहां पे जो आप क्या सही है क्या गलत है इसका जो निर्णय देता है या निर्णय देना ही कहलाता है एडजुडिकेट। ओके। और ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है? ऑब्लिटरेट का मतलब होता है वाइप आउट, वाइप आउट, मिटाना, टू इरेज, या फिर कह सकते हैं किसी टर्म को, किसी साइन को आप उसे डिस्ट्रॉय या कंप्लीटली कवर करके उसे आप ढक देते हैं, दैट इज द ऑब्लिटरेट। और यह ऑब्विएट, ऑब्विएट मतलब हो सकता है प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिक्लूड, ओके, गेट रीड ऑफ, बचना, उससे छुटकारा पा लेना, ऑब्विएट करना। एंड ऑब्लिटरेट तो बताया, वाइप आउट, टू इरेज, या फिर कह सकते हैं एक्सटर्मिनेट। तो एडल्ट्रेट मतलब मिक्सअप कर देना, मिला देना किसी प्योर सब्सटेंस में इम्प्योर को। एंड एडजुडिकेट का मतलब बता दिया, निर्णय देना, डिसीजन देना 2 पक्ष के बीच कि वो कौन सा गलत है और किस चीजों को लेकर मतभेद है। आइए नेक्स्ट वन, पोटेंट। पोटेंट का मतलब ही है पावरफुल, है ना, पोटेंशियल, पोटेंट। तो आपके पास एक ही शब्द है पोटेंट, और सिनोनिम्स भी है, तो सिनोनिम्स ही लेना था आपको। वंडरफुल, ग्रेसफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? अमेजिंग। क्लियर है? अमेजिंग ले सकते हैं, मार्वलस ले सकते हैं, ओके। ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, प्रिटी, हैंडसम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ब्यूटीफुल तो पता है, तो आंसर हो जाएगा पावरफुल। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का है, रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन। रोहित ने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, किसके बारे में? एफॉरेस्टेशन के बारे में, मतलब वनीकरण, जिसको आप कहते हैं वन लगाना, पेड़ पौधे लगाना। तो उसने कैसा चार्ट प्रिपेयर किया? ऑस्पिशियस चार्ट था वो, गलत हो गया। इनहैंस्ड मतलब होता है टू इंक्रीज करना, इंक्रीज, या फिर उसके वैल्यू को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना भी हो सकता है, इंप्रूव द वैल्यू। क्लियर है? इनहैंस मतलब इंक्रीज करना। अब देखो, ओरिएंटल, एक्चुअली ओरिएंटल का मतलब ओल्ड फैशन भी हो सकता है, ओल्ड फैशन ले सकते हैं आप, या फिर ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं ईस्टर्न एशिया के लोगों को हम लोग, या उस एरियाज के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट। तो ये तो ओरिएंटल है, ओल्ड फैशन भी हो सकता है, या ईस्टर्न पार्ट के लोगों को बोलते हैं। और इलाबोरेट का मतलब होता है टू गिव मोर डिटेल अबाउट समथिंग, है ना, इलाबोरेट करना, मोर डिटेल। तो इससे साफ पता लग रहा है कि रोहित ने एक चार्ट प्रिपेयर किया जिसमें उसने उस डेटा को रिप्रेजेंट किया कि क्या बेनिफिट्स है एफॉरेस्टेशन का। सो योर आंसर विल बी इलाबोरेट।
तो सिंपल सा ही टर्म था। नेक्स्ट है ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है कुछ ऐसा न्यू करना, है ना, लोगों टू डू समथिंग इन डिफरेंट वे, टू डू समथिंग डिफरेंट इन अ डिफरेंट वे, ऐसा कह सकते हैं आप। तो डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, यही हो जाएगा आंसर। डू और डिस्कवर समथिंग न्यू। डिग, फिश, ग्राउंड, ये सब कुछ भी नहीं होगा। आंसर होगा डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, ब्रेक द ग्राउंड। नाउ द नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लेना है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है या इंट्रिकेट होता है। तो ये नॉटी तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, हमें चाहिए एंटोनिम्स। नॉटी का मतलब भी होता है कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग, है ना, कंफ्यूजिंग। अब देखो मिक्स्ड समथिंग, किसी चीज का मिश्रण है, तो कहीं ना कहीं वो एंटोनिम्स है नहीं। अब बचा मॉटली। मॉटली का मतलब भी होता है कॉम्प्लिकेटेड समथिंग। या फिर आप कह सकते हैं कि जब डिफरेंट पीपल एंड थिंग्स को एक साथ रख दिया जाए या डिफरेंट पीपल एंड थिंग्स को रखा जाता है तो आप वहां कंफ्यूज होते हैं, चाहे उसकी अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट में। तो ये मॉटली शब्द का प्रयोग तो खैर उसके सिनोनिम्स में ही होगा। हमें एंटर चाहिए तो हमें सिर्फ सिंपल लेना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही आसान सा वर्ड दिया था। प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक अमंग पीपल ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स। अब देख पा रहे हो टाइम्स लिखा गया, तो दैट शब्द तो यहां से गया, तो अब क्या दिस लगा सकते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास बचा दीज या दोज। आप वहां पे प्रेजेंट हो और ये कह रहे हो पीपल डोंट क्रिएट पैनिक अमंग पीपल ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स, नॉट दोज। योर आंसर विल बी दीज डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर। आप क्लियर कह सकते हैं और ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। क्लियर है मतलब इसको आप कह सकते हैं पारदर्शक। क्लियर है, तो देख लो ऑब्सक्योर मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर। या फिर आप कह सकते हैं एम्बिग्यूअस। क्लियर है, सटल का मतलब होता है नॉट नोटिसेबल कंप्लीटली, मतलब वो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, बड़ा ही सूक्ष्म है, दैट इज द सटल। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। अब आप देख लो आपको लिम्पिड का क्या चाहिए था, सिनोनिम्स। योर आंसर विल बी ल्यूसिड। ब्लंट का मतलब क्या होता है, नॉट शार्प। नॉट शार्प फ्रॉम मतलब आप कह सकते हैं इसे एज, तो वो किनारा जिसका शार्प नहीं है दैट इज द ब्लंट। आंसर लेना पड़ेगा ल्यूसिड। नेक्स्ट टर्म में द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लॉज। हेल्ड बैक नहीं, यहां पे आपको शब्द लेना पड़ेगा हेल्ड ऑन। किसी चीज का सहारा लेना या उसको पकड़ना, हेल्ड ऑन का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल वे में आप कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, हेल्ड बैक नहीं हेल्ड ऑन। क्लियर है, किसी चीज को या किसी टर्म को पकड़ना, सहारा लेना, ये हो सकता है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंट एंड अकाउंटेंट। ये तीनों स्पेलिंग सही है, गलत है प्लीजेंट का। ये PLE जो है शब्द है SANT होनी चाहिए, आपका लिखा हुआ ENT जो गलत है। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एंड रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनिच्छुक होना। ओके, अकाउंटेंट जो शब्द है, अकाउंटेंट तो होता है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन करे या फिर किसी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट को चेक करे, उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। आंसर तो प्लेजेंट होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का है हेल्प ही हेल्प मी विद द लेसन्स डैश आई शुड फेल। तो आपको पता है कंजंक्शन टर्म में हमने बताया था आपको कि अगर लेस्ट वर्ड रहे, लेस्ट, तो इसके साथ हम शुड लेते हैं। क्लियर है, लेस्ट वर्ड अगर है टर्म में तो आप उसके साथ क्या लोगे, शुड। लेस्ट शुड। ओके, ये टर्म सही है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है लेस्ट। नेक्स्ट टर्म इज ग्रामेटिकल एरर है आफ्टर वी हैड एट अ हर्टी मिल। सिंपल सा बात है, हैड आपने लगाया और हैड अपने साथ
एट शब्द V2 नहीं लेता, E10 होगा। क्लियर है? तो देख लो कौन से पार्ट में प्रॉब्लम था, ऑप्शन 3। तो आसान सा एरर भी दिया हुआ था, टफ था ही नहीं। नेक्स्ट टर्म में आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। द टीम मेंबर विल मीट ऑन अ एयरपोर्ट एट 7 AM टुमारो। सिंपल सा बात है, कल की बात है, कल वो मिलेगा। तो कहां पे लिखा हुआ है? ऑन अ एयरपोर्ट। ऑन अ एयरपोर्ट गलत है, आपको लेना चाहिए एट द एयरपोर्ट। ऑन अ एयरपोर्ट का कोई सेगमेंट नहीं है, एट द एयरपोर्ट एग्जैक्ट प्लेस को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज आफ्टर द ट्रैक आई फेल्ट अ डैश पेन इन माई लेग। लेग में पेन हो रही है, तो वो शावर तो होगा नहीं, ये टेस्ट होती है, पंजन टेस्ट होता है, लेमन की जो टेस्ट होती है दैट इज द शावर। स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है वेरी सीरियस, ओके। एंड स्ट्रिक्ट जो है, स्ट्रिक्ट मतलब आप कहते हैं ना, आप यू डू नॉट अलाउ समवन टू ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब आप उसको बड़ा कठोर हैं, आप सख्त हैं, उस व्यक्ति को रूल्स तोड़ने के लिए आप अलाउ नहीं करेंगे। योर आंसर विल बी सीवियर पेन। फेमस टर्म है सीवियर पेन, नॉट, ये तीनों तो होगा ही नहीं, तो एक ही आंसर बचा। वैलियंट मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, नॉट अफ्रेड, फुल ऑफ एनर्जी। क्लियर है? नो बट नॉट अफ्रेड, तो ये तो है अनफर्टाइल या अनप्रोडक्टिव के लिए बरेन शब्द का प्रयोग। वर्दी योग्य होता है, आंसर विल बी कवर्डली। इसको कहते हैं लैकिंग एनर्जी। जहां एनर्जी लैकिंग करे, लैकिंग एनर्जी, या फिर जहां पे कवर्डली मतलब तो साफ पता लग रहा है कि फुल ऑफ एनर्जी का एंटो तो कवर्डली हो। गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, यहाँ पे ब्रेव लोगों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये तो टर्म था। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फिल इन द ब्लैंक। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। द टेम्परेचर इज हीटिंग ऑल टाइम्स लो दिस सीजन। वी डिड कैरी dash warm clothing, but we completely dash our umbrellas, and it has been dash ever since we got here. सिंपल सा है, आगे टर्म पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए इसका, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। सिंपल सा सोचो, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग ऑल्दो द टेम्परेचर इज हिटिंग। वेदर, अंटिल एंड बिफोर का तो कोई सीक्वेंस नहीं है, आंसर होगा ऑल्दो। क्लियर है? So although the temperature is hitting dash all times low, dash all times low, तो देखो all times में आपको a show such and feel करना है। all times के साथ आप n लोगे, किसी एंगल से ये टर्म लोगे ही नहीं, and all times time low this season we did carry dash warm clothing। तो सिंपल सा बात है, आपने warm cloth लेकर आया है, we did carry डैश वार्म क्लोथिंग बट। तो बताओ, आपने उस ठंड से बचने के लिए आपने पर्याप्त चीजें, कपड़े लेकर गए हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री, कैपेबल एंड एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं, एडिक्वेट विल बी द आंसर। एडिक्वेट वार्म क्लोथिंग बट वी कंप्लीटली डैश आर अम्ब्रेलाज। अब आगे पढ़ते हैं, बट वी डैश आर अम्ब्रेलाज। तो फॉर फिल इन द ब्लैंक में क्या करोगे? बट वी फेल्ड या फॉइल्ड। फॉइल्ड तो होता है किसी के सक्सेसफुल होने से रोक देना, तो फॉइल तो होगा नहीं, फॉइल शब्द नहीं होगा। बट वी फॉरगोट या बट वी फेल्ड, तो लिखा हुआ बट वी कंप्लीटली फेल्ड आवर अम्ब्रेलाज एंड इट हैज बीन डैश वेरी सिंस वी गॉट हियर, एवर सिंस वी गॉट हियर। तो बताओ यहां पे इस फिल इन द ब्लैंक में आप वी फॉरगोट व्हाट? आवर अम्ब्रेला, हम लोगों ने अपना अम्ब्रेला भूला है। अब ये लिखा है फॉइल्ड, तो सक्सेसफुल होने से रोकना, फिनिश तो कंप्लीटली हो गया कि किसी चीज को कंप्लीट करना, एंड फेल्ड एंड फॉरगेट, दो ऑप्शन है आपके पास। तो वी फॉरगोट कंप्लीटली, वी फेल्ड नहीं होगा, यहां पे होगा फॉरगोट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आवर अम्ब्रेलाज एंड इट हैज बीन डैश व्हाट? इट हैज बीन डैश शोरिंग, स्लैशिंग, ड्रेंचिंग एंड पोरिंग। तो सिंपल सा बात है, स्लैश मतलब होता है टकराना, किसी चीज के टकराने का आवाज है ना, स्लैशिंग करवाना, स्लैश कराना।
एंड शॉरिंग तो होता है जब छोटे छोटे पार्टिकल्स या लिक्विड फॉर्म को किसी पे उड़ेला जाए। ओके, शॉरिंग, शॉर करना, उस पे बरसात करवाना। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया काम से। एक बचा ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग का मतलब होता है कंप्लीटली वेट करना, पूरी तरह से डुबा देना। क्लियर है? तो ड्रेंचिंग शब्द का भी मतलब यहां पे नहीं है। और दिस इज द पोरिंग। पोरिंग का मतलब यहां पे है कि जब किसी फॉग, स्मोक या नेचुरल कोई ऐसा टर्म जो मतलब तेजी से लार्ज क्वांटिटी में निकल रहा हो, तो वहां देखो कि उसने वार्म क्लोथ लेकर भी गया था, फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हवा का चलना है ना, बर्फ का आना या वैसी मॉनसून का एक साथ लार्ज क्वांटिटी में किसी टर्म का निकलना, दैट इज द पोरिंग। ओके, तो इस तरह से लास्ट फिल इन द ब्लैंक आपको पोरिंग फिल करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टाइम। एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट जॉब। थैंक यू वेरी मच।